Hi everyone, good afternoon. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी की वो रहने वाली है हमारी क्लास 40 एंड आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इसी क्लास में ही खत्म हो जाएगा। वो है हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो जो पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी, हमने फंडामेंटल राइट्स की बात कर ली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर ली। तो हमने जब फंडामेंटल राइट्स को देखा तो हमने उसमें से 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करे जो कि हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते मिलते हैं, जो कि हम एंजॉय करते हैं, जिससे जो हमारी फ्रीडम का स्फीयर है वो और ज्यादा बढ़ पाए, हम अपनी फुल लाइफ फुल पोटेंशियल के साथ जी पाए। उसके बाद जब हमने डीपीएसपी का टॉपिक डिस्कस करा तो हमने ये देखा कि जो डीपीएसपी है वो ऐसे डायरेक्टिव्स है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस है हमारी गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, कि वो उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे सो दैट इट रिजल्ट्स इन द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो अभी जो भी ये दोनों टॉपिक्स थे इसमें हमारे लिए बात हुई कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, पर हम ये कहते हैं कि जो राइट्स है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस कम्स विद ड्यूटीज। ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ यही जाने कि हाँ हमारा ये हक है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां भी है, तभी उन हक के भी मायने रहेंगे एंड तभी हम उन चीजों को डिजर्व भी करेंगे। अगर हम अपने पार्ट से ही कुछ नहीं करना चाहेंगे तो जो चीजें हमारे लिए बनी है हम उन्हें भी डिजर्व नहीं करते हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा हुआ है वो भी इस सिंपल सी चीज को ही सिग्निफाई करता है। तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक है ये ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें नहीं था। ये कब आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया जो कि 1976 में हुई थी। एंड उसके तहत ऐसी 10 ड्यूटीज को डिमार्केट करा जो कि हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते अपनी स्टेट के लिए, अपने इंडिया के लिए निभानी चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है एंड ये पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पार्ट 4A में ये मेंशन्ड है एंड आर्टिकल 51A इसे डिस्कस करता है। उसके बाद आप ये देखते हैं जब हमने डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था हमने देखा था ना कि ये जस्टिसिएबल है या नहीं है। तो जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है दीज आर आल्सो नॉन जस्टिसिएबल, लाइकवाइज डीपीएसपी। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था, अब हम इसके ये फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि these are available only to citizens of India और फॉरेनर्स के लिए ये अप्लाई नहीं करता है, फॉरेनर्स के लिए ये अप्लाई नहीं करता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जैसे जो हमारे इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी है जहां पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट फोर्स में है। उसके साथ आप ये देखते हैं कि जो दूसरी कंट्री है जापान, जो कि एक और डेमोक्रेसी है, वहां पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट फोर्स में है। अनदर फीचर इज कि कहां से हमने अपनाया है, हम कहां से इंस्पायर हुए थे फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने के लिए, अर्स्टवाइल यूएसएसआर से।
ऑस्टवाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले ये यूएसएसआर था ना, तो इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, फिर इसमें रशिया वगैरह आ गए थे। तो ये कहाँ से अपनाया गया है? जो पहले यूएसएसआर था, ऑस्टवाइल यूएसएसआर, ये कॉन्सेप्ट हमने वहां से अपनाया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ जो ड्यूटीज होती है हमारी, वो मॉरल होती है, पर जो कुछ ड्यूटीज होती है वो सिविक होती है। इसका मतलब क्या है? मॉरल का एग्जांपल मैं पहले देती हूँ आपको। आपको पता है इंडिया हमेशा से एक आजाद कंट्री तो नहीं था ना, इसकी पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी इसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो हम उस चीज को रिस्पेक्ट करें, ये हमारे मॉरल्स के ऊपर बात आ गई ना, इमोशंस की, कि हाँ हमें उस चीज का एहसास होना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या करा गया था, एंड हम उसी बदले में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपनी कुछ कुछ ड्यूटीज निभाएंगे। तो ये तो हमने मोरालिटी की बात कर ली। सिविक में जब आप बात करते हो कि हाँ यू शुड रिस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, यू शुड रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, दीज आर सच एग्जांपल्स ऑफ सिविक ड्यूटीज। देन यू सी कि जैसे जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, जो 1976 में आया था, उसमें तो आपको 10 ड्यूटीज दे दी गई, पर हम ये देखते हैं कि 2002 में आपका है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें आपकी एक और ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था। तो अब इन टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। एंड इन फंडामेंटल ड्यूटीज को एडवोकेट किसने करा था, इन पर काम किसने करा था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, तो इसलिए मैंने ये ऊपर ही लिख दिया एरो बना के। ठीक है, इसमें हमने अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ये कुछ हमने 7-8 अब इसके फीचर्स दे दिए। अब हम ये देखते हैं कि जैसे हम बात करते हैं ना कि जब हमारे को कुछ राइट मिले हुए हैं तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन भी है ड्यूटी निभाने की। वो ना जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे को तैसा, मतलब अगर जो हमारी स्टेट है अगर वो हमारे साथ अच्छा कर रही है तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि हम उसके साथ भी अच्छा करें। एंड मोर ओवर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको आपके पास राइट्स मिले हुए हैं कि हाँ कोई और है, अगर वो आपके लिए वो पर्टिकुलर टास्क जो लिखा हुआ है एज योर राइट वो कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हो कि तू हमारे लिए ये काम कर, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जो ये ड्यूटीज है हम इनको अच्छे से निभाए, हम किसी भी चीज का नाजायज फायदा ना उठाए। अगर हमारे पास अपनी फ्रीडम एंजॉय करने का राइट है तो दूसरे इंसान को भी राइट है कि वो भी अपनी फ्रीडम एंजॉय करे, एंड ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम कोई भी ऐसा एक्शन ना करें जिससे उसका राइट टू फ्रीडम वायलेट हो। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज विद रिगार्ड टू राइट्स कि हाँ हाउ आर ड्यूटीज ऑब्लिगेटरी टू राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू यू। नाउ वी विल डिस्कस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमको दी गई है निभाने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे पहली यही है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, हमें इन सब चीजों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड वी शुड अबाइड बाय देम। दूसरा क्या है? वी शुड रिस्पेक्ट द आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमने पढ़ा था ना कि कुछ कुछ ड्यूटीज मॉरल होती है नेचर में, कुछ कुछ ड्यूटीज सिविक होती है। तो जो ये सेकंड ड्यूटी है ये मॉरल ड्यूटी का ही एग्जाम्पल है कि हाँ हमें इस चीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि किस हिसाब से हमें हमारी फ्रीडम मिली थी। उसके बाद ये है कि वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड एक्ट टू मेंटेन sovereignty, unity and integrity of India। उसके बाद चौथी ड्यूटी है आपकी
अब चौथी ड्यूटी की बात करते हो, वो है टू डिफेंड आवर कंट्री। टू डिफेंड आवर कंट्री से क्या मतलब है कि जब भी कोई वॉर टाइप सिचुएशन आ जाए एंड इफ वी आर आस्क्ड टू रेंडर दैट ड्यूटी कि आप अब सामने आओ अपनी नेशन को बचाने के लिए, तो उस समय हमें पीछे नहीं होना चाहिए, हमें अपनी नेशन को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। उसके बाद क्या है, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हमें पता है ना इंडिया में कितने तरह तरह के लोग रहते, कोई एक ही कल्चर या एक ही रिलीजन के लोग नहीं रहते, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो हमें एक ब्रदरहुड की सेंस होनी चाहिए, हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए, हमें सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। एंड मोर ओवर हमें जो यहाँ पर रह रही वुमेन है उनकी भी सेफ्टी के लिए, उनकी प्राइड के लिए हमें बात करनी चाहिए, हमें ऐसी प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होना चाहिए जो उनके वेलफेयर में हेल्प करे। उसके बाद छठी ड्यूटी मेंशन ये है, टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड कल्चर। जो यहाँ की धरोहर है, जो हिस्ट्री है, पास्ट है, हेरिटेज है, जो यहाँ का कल्चर है, हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए। सेवेंथ ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल environment and we should have compassion for all the living creatures. जो 8th ड्यूटी है आपकी, वो क्या कहती है, जो आपकी 8th फंडामेंटल ड्यूटी है, वो इस बारे में बात करती है कि वी शुड डेवलप a scientific temper and spirit of inquiry। ये इसलिए कहते हैं कि हमें होना चाहिए ना कि हमारे पास, हमारे आर पार जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। हमें थोड़ा तो अवेयर खुद को भी रहना चाहिए ना, नेशन को डम्बो सिटीजन्स थोड़ी ना चाहिए, अच्छे एक्टिव सिटीजन्स चाहिए। तो हम सब में एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें कॉन्स्टेंटली जो हमारे आर पार चीजें हो रही है उन पर विजिलेंस हमारी रखनी चाहिए। जो अगली ड्यूटी है आपकी 9th ड्यूटी है, वो किस बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड ये इस बारे में भी बात करता है कि आपको नॉन वायलेंस में एंगेज होना चाहिए। एंड इफ यू सी कि आपके आसपास अगर किसी भी तरीके की वायलेंस हो रही है तो आपको वो रोकने की कोशिश करनी चाहिए। 9th ड्यूटी में ऊपर लिख रही हूँ। 9th ड्यूटी क्या कहती है कि हमें कलेक्टिव डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कलेक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे लोग में कितने सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम आगे बढ़ते जाए, हमारी तरक्की हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो जो इंडिया है वो तो वही का वही स्टैग्नेंट ही रहेगा ना। इंडिया पूरी तरीके से डेवलप कैसे हो पाएगा, जब उसके सभी लोग आगे एक साथ चले, डेवलप हो। तो यही है आपका 10th प्रिंसिपल, जो कि कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात करता है। एंड उसके बाद जो 11th आपकी ड्यूटी है, जो कि आपकी 2002 में ऐड हुई थी 86 अमेंडमेंट से, वो क्या कहती है, एजुकेशन की बात करती है, चिल्ड्रन की। कि जो भी 6 से 14 साल तक के बीच के बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में आया था। ऑल दो जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है वो कुछ कुछ बातों पर कॉन्टेस्टेड है। उनमें से एक ये है कि आपने बोल दिया कि तो नॉन जस्टिसिएबल है, एंड आपने कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं बनाए गए सिटीजन्स के लिए कि उनको ये करना ही करना पड़ेगा। उनके ऊपर किसी भी तरीके की कंपल्जन नहीं, डंडा नहीं ना कि उनको एक चीज करनी पड़ेगी। आपने उनको उनकी मर्जी के हिसाब से ही छोड़ दिया। और हमें पता है कोई इतना अच्छा होता नहीं है कि वो इन सब चीजों को रिलीजियसली फॉलो भी करेगा, उनके बारे में सीरियस भी होगा कि नहीं भाई नहीं, हम तो सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया हमें कितना कुछ दे रही है, हमें भी उसको कुछ देना चाहिए। इतना अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो वो यही कहते हैं कि अब
जब तक आप इनको मैंडेटरी नहीं बनाओगे तो इनका होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई इनको फॉलो करना ही नहीं चाहेगा। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे मैंडेटरी प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस का भी हिसाब करना चाहिए था जिससे ये लोगों पर एक ऑब्लिगेशन, सही में ऑब्लिगेशन बने कि हाँ हमें ये चीज करनी ही करनी पड़ेगी। तो यही एक इकलौता इसका क्रिटिसिज्म है, और तो कुछ मुझे इस पर समझ नहीं आ रहा। और हाँ, ऐसा भी क्रिटिसिज्म है कि कुछ कुछ वर्ड्स जो मेंशन करे गए हैं वो वेगली मेंशन करे गए, उनको ठीक से समझाया नहीं गया कि इससे इनका क्या मतलब है। तो यही था आपका इसका क्रिटिसिज्म। बाकी तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, एंड ये कॉन्सेप्ट वाकई में अच्छा है अगर इसको प्रैक्टिस में भी लेकर हम सब लोग आ जाएं। तो यही थी आपकी क्लास 40, जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा। जो अब आगे रहने वाली क्लास है उसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज तो ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आज की क्लास में ही खत्म हो गई। हम आगे दूसरे नए टॉपिक्स के साथ बढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड मोर ओवर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और सजेशन तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एंड डू टेल मी कि मैं ऐसा क्या करूं सो दैट आई कनेक्ट मोर विद यू पीपल। आप मुझे वो भी बताएं। एंड अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, इन्हें प्लीज देखें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।